हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा हमारा 3 जनवरी का 2022 में पूछा हुआ सवाल होगा, जो कि सीडीपी सेक्शन से होगा और इसका हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि 3 जनवरी 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन से हम लोग और भी सारे क्वेश्चन रिलेटेड करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। कहाँ से? गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। देखिए, हमारे अंदर जो बालक के अंदर विकास होता है वो दो तरह का होता है, एक समीप दूरस्थ और दूसरा शीर्षाभिमुख। ठीक है, और इस दोनों में से कोई होगा ऑप्शन, तो बाकी ये दोनों को हम लोग कट कर देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में से देखेंगे तो ये समीप शीर्षाभिमुख जो होता है वो होता है सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले बच्चा सिर पर कंट्रोल करता है, देन उसके बाद वो पैर से चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। समीप दूरस्थ क्या बोलते हैं जी? जो मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है उससे बोलते हैं समीप दूरस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर। ठीक है, बाकी चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है आपका, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? देखिए, हम लोग जब बचपन में थे तो काफ़ी गेम खेला करते थे। कौन सा? चोर सिपाही वाला, कि तुम चोर बन जाओ, मैं पुलिस बन जाता हूँ और मैं तुमको पकड़ूंगा और मेरे पास गन रहेगा पुलिस के पास। तो वो गन कैसा रहता था? नकली रहता था ना, लेकिन हम लोग उस गेम को वास्तविक रूप से खेलते थे। ठीक है ना, लेकिन वो होता था क्या? कल्पना वाला गेम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वैसा खेल क्या था? कल्पना वाला, कल्पना कर रहे थे। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। तो आपको किस अवस्था में मिल सकते हैं? ऐसे अवस्था में तो मिलेगा नहीं, तो बचपन, काफ़ी बचपन का हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है? ये होता है 2 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, और ये होता है 6 से 11 वर्ष तक। तो आप समझ सकते हैं एज के अनुसार जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा उसमें हम कल्पनाशीलता वाला खेल खेलते थे। ठीक है, बाकी आपका ये लास्ट ऑप्शन दिया है किशोरावस्था। किशोरावस्था तो कभी होगा नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं? देखिए, एक होता है आपका प्राथमिक होता है और एक दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी द्वितीयक बोल सकते हैं। प्राथमिक में आपका क्या आता है? परिवार, मित्र, यही आता है ना। बाकी सेकेंडरी में क्या आ सकता है? समाज, विद्यालय। ठीक है, ये सारे आपके क्या आ सकते हैं? सेकेंडरी में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो परिवार है हमारा ये प्राथमिक में आता है। सही है। धार्मिक संस्थाएं किस में आती है? आपके सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, विद्यालय किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। मीडिया किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? ये तीनों सही होगा, बी सी डी। ये मल्टीपल चॉइस था तो मैंने ऑप्शन डालना भूल गया था। बाकी आप देख सकते हो द्वितीय संस्था पूछे तो ये आपका धार्मिक भी होगा, विद्यालय भी होगा, मीडिया भी होगा, परिवार को छोड़कर। परिवार और मित्र आपका प्राथमिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन है कि रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। किसको? रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वो देखती है कि पेंसिल क, कौन सा? क, पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो आप सबको पता होगा कि जो क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्धता, ठीक है, क्रमबद्धता होती है, इसमें क्या बोलते हैं कि रंग, आकार और प्रकार के अनुसार वस्तु को क्या करना? क्रमबद्ध करना, वो होता है क्रमबद्धता। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सकर्मक विचार। सकर्मक विचार किसे बोलते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं
कि जो एक क्रम में, किसमें, एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, सकर्मता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक क्रम में कोई वस्तु एक क्रम में है, विभिन्न चीज़ों का बीच, एक क्रम में रहते हुए विभिन्न चीज़ों के बीच संबंध ज्ञात करना ही क्या बोलते हैं, सकर्मक विचार होता है। तो बताइए, यहाँ पर 3 पेंसिल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके बीच क्या कर रहा है, संबंध ज्ञात कर रहा है ना, एक ही प्रकार का पेंसिल है ना, तो उसमें संबंध ज्ञात कर रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उससे बोलते हैं क्या, सकर्मक विचार। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप संरक्षण देख सकते हैं। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण होता है आपका कि जैसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा, आयतन और द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसको बोलते हैं क्या, संरक्षण। यानी उसकी मात्रा चेंज कर देने पर, यानी उसका आकार चेंज कर देने पर, रूप बदल देने से उसका आयतन या द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है कि संरक्षण होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क, ये होता है आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चा काल्पनिक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है ना, अमूर्त रूप से विचार ये सोचने में सक्षम हो जाता है, उसे बोलते हैं परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो देखिए वैसे आपकी अगर अवस्था की बात की जाए तो अवस्था जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है, एक संवेदी गामक अवस्था होता है, संवेदी गामक होता है जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है, और एक होता है पूर्व सक्रियात्मक जो कि कितना से होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है, ठीक है, और एक होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होता है, और एक होता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक विचार। ठीक है, याद रखना है, यानी एक क्रम में रखकर उसके बीच संबंध स्थापित करना, वो होता है सकर्मक विचार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है। तो देखिए मूर्त सक्रियात्मक बोला है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहला ऑप्शन देखते हैं प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन क्या होता है, देखिए प्रतिवर्तन होता है आपको कि ऐसी क्षमता को विकसित करना जो संख्या या वस्तु को बदला जा सकता है। क्या, अब उसके अंदर ये ज्ञान हो गया कि संख्या और वस्तु को हम बदल सकते हैं और उनकी मूल स्थिति में क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। वैसे सोच को बोलते हैं क्या, प्रतिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त मतलब कल्पना रूप से सोचना। ठीक है, तो ये तो अमूर्त अवस्था में होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। परिकल्पना आधारित ये कब होता है, अमूर्त में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं प्रतिवर्तन मतलब ये जो होता है ना, ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है क्या हमारा 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का क्या दिया था, नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया था नैतिक मतलब बोल सकते हैं जो सही और गलत करने की जिसमें क्षमता विकसित हो जाए, क्या सही और क्या गलत है और इसका क्या परिणाम होगा, वो सारे संबंधों या भेदों को जानना ही बोलते हैं क्या, नैतिक विकास होना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देखकर पता चल रहा होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था, 3 अवस्था दिया था, जिसको 6 चरणों में बांटा था, उस तीनों चरण मतलब तीनों अवस्था को। तो जो तीनों अवस्था था वो था आपका पूर्व नैतिक, यानी बोल सकते हैं पूरे पारंपरिक चरण, ठीक है, और सेकंड था आपका पारंपरिक चरण, यानी बोल सकते हैं पारंपरिक चरण नैतिकता, ठीक है, और थर्ड होता है उत्तर पारंपरिक चरण। तो बचा है क्या, अपारंपरिक, ये गलत दिया था। ठीक है, बाकी आप तीनों ये होता है। ठीक है,
तीन चरण होता है। कौन कौन सा होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, सेकंड होता है पारंपरिक चरण, और थर्ड होता है उत्तर पारंपरिक चरण। पूर्व पारंपरिक चरण में ये होता है ना कि बच्चा स्वार्थ के लिए सारा कुछ करता है, ठीक है ना, उसको नैतिकता नहीं होता है कि क्या होगा इसका परिणाम, क्या नहीं होगा, वो उतना मतलब अच्छा नहीं सोचता, अच्छा मतलब नहीं अच्छा परिणाम होगा इसके बारे में नहीं सोचता है, वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वो होता है पूर्व पारंपरिक चरण। और पारं देखिए अब पारंपरिक चरण क्या होता है? जिसमें बच्चा ये सोचने लगता है कि हम अपने अच्छाई के लिए अच्छा काम करेंगे ताकि लोग बड़ाई करें, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, वही है ना अवस्था। और उत्तर पारंपरिक चरण में होता है क्या कि हम पूर्ण रूप से हमारे अंदर नैतिक ज्ञान, सामाजिक नैतिकता आ गया है, उसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक चरण बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लोबेगस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को निहित करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो आप देख सकते हो क्या बताया था, ये लोबेगस्की ने क्या दिया था? सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था सामाजिक से ही पता चलता है कि सामाजिक समाज से प्राप्त हो, ठीक है, सांस्कृतिक से प्राप्त हो, समाज और सांस्कृतिक से जो मतलब सीखने को मिलता है वो होता है लोबेगस्की ने दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो रट कर याद करने पर बल, यहाँ पर रट नहीं रट कर याद करने पर बल, तो ये तो गलत हो जाएगा। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप क्यों बोल रहा है? सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप कहता तो हो जाता, अहस्तक्षेप नहीं होगा। सहकर्मी सहयोगिता, सहकर्मी मतलब बोल सकते हैं कि आप समाज में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप का एक सहयोग मिल रहा है, तो वो तो एक सामाजिक हो गया, सामाजिक भावना हो गया। तो ये विद्यार्थियों में निहित करने हेतु उपयुक्त बताया गया है, ठीक है। सहकर्मी सहयोगिता आपके अंदर होना चाहिए, किसी को सहयोग करने की ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर भावना होना चाहिए, वो होता है सहकर्मी सहयोगिता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लोबेगस्की के सामाजिक संरचना वाले सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। और क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रयोग करना चाहिए एक सामाजिक संरचना वाली सिद्धांत को समझाने अधिगम के लिए? तो सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। अगर सामाजिक संदर्भ पर कोई आधारित शिक्षण अधिगम है तो उसकी तो हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण दे सकते हैं, बच्चों में वो गुण डाल सकते हैं ना, तो ये तो सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, विद्यार्थियों का अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करेंगे तभी तो सामाजिक मतलब उसके अंदर विकास हो पाएगा। तो विद्यार्थियों का अधिगम का प्रयास, कितना प्रयास किया, प्रयास से कितना सीखा, ये सारा अवलोकन तो हम करेंगे ना, उसके माध्यम से तभी तो पता चलेगा कि अंदर कितना विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। तो हम ये फर्स्ट भी करेंगे और बी भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे। थर्ड है आपका अधिगम के आकलन के लिए मानककृत परीक्षाओं का प्रयोग करना। देखिए परीक्षा का आयोजन से तो हमारे अंदर सामाजिक विकास होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं परीक्षा के आधार पर, ठीक है। डी है आपका आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करना। देखिए आवश्यकता जब भी पड़े तो उसके अनुसार हम लोग सहायता किसी को प्रदान कर सकते हैं, इससे तो सामाजिक गुण का ही पता चलता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोला कि किसको शामिल नहीं कर सकते हैं, तो इसको नहीं कर सकते हैं, अधिगम के आकलन के लिए मानककृत परीक्षाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो लोबेगस्की थे ना, उन्होंने बोला था क्या कि बच्चे के अधिगम का आकलन करने का सबसे अच्छा जो तरीका है ना,
वो होता है बच्चे से बात करना। मतलब बच्चे से जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ हम लोग क्या करें, इंटरेक्ट करें, अंतर क्रिया, मतलब उसको समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उससे बात करें, ताकि उसके अंदर सामाजिक विकास हो सके, सामाजिक नियमों को वो सीख सके, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विकास हो सके। देखिए सामाजिक विकास जो है ना, किताब पढ़ने या पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है, बल्कि समाज से होता है और किसी के माध्यम से ही होता है। तो सहयोग करना, बाकी ये सब की चीज़ क्या है, हमें समाज में सिखाता है ना। तो इसीलिए लव वेगस्की ने बोला था कि बच्चे के साथ बात करना और उसके साथ अंतर्क्रिया करना ही क्या होता है, उससे उसके अंदर सामाजिक अधिगम का विकास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा, तो हमने टोटल कंप्लीट किया कितना, 8 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रहेगा आपका। ये आपका जो एनालिसिस हो रहा है ये 3 जनवरी 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जाकर गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक।